BNYS, BAMS, MBBS या किसी भी मेडिकल कोर्सेज में एक सब्जेक्ट होता है एनेटमी, जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इस सीरीज में हम एनेटमी के पेपर 1 को पूरा डिस्कस करेंगे। एनेटमी के पेपर 1 में जो पहला टॉपिक होता है वो है जनरल एनेटमी का, और जनरल एनेटमी में इस वीडियो में हम एनेटमिकल टर्म्स की बात करेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स में हम इन 5-6 पॉइंट्स को देखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी प्लेन, एनाटॉमिकल एक्सिस, डायरेक्शनल टर्म्स और मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन एनाटॉमी में सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। यह जो कॉन्सेप्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन, ये ही पूरे शरीर की लोकेशन, दिशा, मूवमेंट और रिलेशन को समझने का एक आधार है। अगर यह क्लियर हो जाता है तो आगे के जितने भी एनाटॉमिकल टर्म्स हम पढ़ेंगे वो सारे आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला है बॉडी स्टांस, यानी कि आपका जो शरीर है वो किस तरह से होना चाहिए। इसमें देखिए कि ये समझिए, जब बॉडी स्टांस की बात करते हैं तब हम पूरे शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं, यानी कि आपका शरीर खड़ा हुआ रहेगा, किसी और पोजीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मतलब आपका शरीर न तो लेटा हुआ होना चाहिए और न किसी तरीके से झुका हुआ। इसमें आपके पूरे शरीर की जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होती है। अब यह ज़रूरी क्यों है इसको भी समझो, क्योंकि जब हम एनाटॉमिकल स्टडीज करते हैं हमें एक ऐसी स्थायी स्थिति चाहिए होती है जिसमें हर स्ट्रक्चर की लोकेशन मानक रूप में तय की जा सके। अब दूसरी पोजीशन है आपके हेड की और आपके फेस की। आपका फेस बिल्कुल आगे की तरफ होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी जो आइज़ है वो भी सामने की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, और यह इसलिए होता है कि हम बॉडी के फ्रंट और बैक को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। फ्रंट को हम एंटीरियर और बैक को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो आपका जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ देखते हुए होना चाहिए। इसमें जो तीसरा स्टेप है वो है अपर लिम्स की पोजीशन का, यानी कि आपके हाथ किस तरीके से होंगे। अब देखिए, जो आपके हाथ है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड सीधे होने चाहिए, और आपके हाथ और आपकी बॉडी के बीच में थोड़ा सा नेचुरल गैप भी होना चाहिए। अगर आपके हाथ बॉडी से बिल्कुल सटे हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, तो जो बॉडी की मूवमेंट है, जॉइंट्स की मूवमेंट है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अब चौथा स्टेप है पाम्स का, यानी कि आपकी जो पाम्स है वो आगे की तरफ होनी चाहिए सुपिनेटेड पोजीशन में। अब क्योंकि देखिए, हमारी जो फोर आर्म्स होती है उसमें दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। ये रेडियस और ये अल्ना। जब आपका हाथ यानी कि आपकी जो पाम है वो डाउन होता है, यानी प्रोनेशन की स्थिति में होता है, तब आपकी जो दोनों बोन्स हैं वो क्रॉस हो जाती है, और क्रॉस होने से एनाटॉमिकल रिलेशनशिप बदल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पाम फॉरवर्ड होती है तो आपकी दोनों बोन्स पैरेलल होती है, और इससे अलाइनमेंट भी ठीक रहता है, और इस वजह से मसल की ओरिएंटेशन स्टैंडर्ड रहती है। ये स्थिति है जब आपकी जो पाम है वो फॉरवर्ड फेसिंग में हो, तब आपकी दोनों जो बोन्स है वो स्ट्रेट होगी। और अगर आप अपनी पाम्स को पीछे की तरफ यानी पाम डाउन कर लेते हैं, तब आपकी ये दोनों बोन्स क्रॉस हो जाती है।
इसलिए जो प्रॉपर पोजीशन है वो है आपकी पाम फेसिंग फॉरवर्ड, सुपिनेशन पोजीशन में। अब पैरों की बात करें तो आपके जो पैर है वो बॉडी की मिड लाइन के करीब होने चाहिए, यानी एक साथ होने चाहिए। आपके जो टोज है वो सामने की तरफ पॉइंट करने चाहिए, और यह इसलिए होता है कि ताकि हम राइट और लेफ्ट साइड की सिमेट्री को क्लियरली डिफाइन कर सकें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी प्लेन्स का। देखिए, बॉडी प्लेन्स का काम है शरीर को अलग अलग स्लाइस में डिवाइड करना, ताकि हम किसी भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर की लोकेशन, रिलेशन और क्रॉस सेक्शन को आसानी से समझ सकें। बात बॉडी प्लेन्स की करें तो इसमें तीन प्लेन्स आते हैं: सैजिटल प्लेन, कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन, और तीसरा है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो पहला प्लेन होता है वो होता है सैजिटल प्लेन। देखिए, सैजिटल प्लेन आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन, इसको सैजिटल प्लेन बोलते हैं। ये आपके शरीर के बीच से होकर गुजरता है और आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर यह प्लेन आपकी बॉडी के बिल्कुल ठीक बीच से होकर जाता है तो इसको मेडियन प्लेन या कि फिर मिड सैजिटल प्लेन बोलते हैं, और अगर यह प्लेन मिड लाइन से थोड़ा हटकर जाए तो उसको पैरा सैजिटल प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है वो शामिल होती है, जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये दोनों मूवमेंट इस सैजिटल प्लेन में ही आती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेन है वो है कोरोनल प्लेन। इससे हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। यह प्लेन शरीर को एंटीरियर यानी कि फ्रंट और पोस्टीरियर यानी कि बैक दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इमेज में जो ये वाला प्लेन है इसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। इस ये आपकी बॉडी को फ्रंट यानी कि इस साइड वाला फ्रंट और पीछे वाला बैक दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है, पहले ये समझो कि इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं। जैसे कि जो आपका स्कल्प है, जो फेस है, जो चेस्ट है, एब्डोमेन है, ये एंटीरियर साइड में आते हैं, और जो आपके बैक, बटक्स, ये और जो पोस्टीरियर लिम्ब है ये पोस्टीरियर हिस्सा कहलाता है। इस प्लेन का जो खासकर चेस्ट और स्कल के स्टडीज में हम यूज़ करते हैं। इसी प्लेन में हम अपनी लेफ्ट आर्म को साइड में उठाना यानी कि एबडक्शन और एडक्शन वाली मूवमेंट करते हैं। अब जो तीसरा प्लेन है वो है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन या कि फिर एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। यह बॉडी को सुपीरियर यानी अपर और इंफीरियर यानी कि लोअर हिस्सों में डिवाइड करता है, अपर और लोअर। ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। देखिए, जो सीटी स्कैन और जो एमआरआई होती है वे लगभग सारे के सारे ट्रांसवर्स प्लेन में ही किए जाते हैं, और इसीलिए इस प्लेन का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब तक हमने बॉडी प्लेन समझे हैं। अब हम ये समझेंगे कि एनाटॉमिकल एक्सिस क्या होती है। एनाटॉमिकल एक्सिस से वे होते हैं जिनके अराउंड हमारे जॉइंट्स और शरीर की मूवमेंट होती है। देखिए, जो एक्सिस होती है वो भी प्लेन की ही तरह तीन ही होती है, और उनके नाम भी वैसे ही है।
वर्टिकल, ट्रांसवर्स और सैजिटल। सबसे पहले आता है वर्टिकल एक्सिस। यह एक्सिस शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाती है। इस एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होती है वो जैसे कि रोटेशन, यानी कि जैसे नेक को घुमाना, आपकी गर्दन को घुमाना, हिप्स को घुमाकर खड़े करना, या डांस या स्पोर्ट्स में जो एंटायर बॉडी रोटेशन होता है वो सारा का सारा इसी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ही होता है। देखिए, इसको ऐसे समझो कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमता है तो वह अपने शरीर को वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्पाइन के रोटेशनल मूवमेंट, हिप जॉइंट की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, सब कुछ वर्टिकल एक्सिस पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं दूसरे एक्सिस की, ट्रांसवर्स एक्सिस की। यह एक्सिस शरीर में राइट टू लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टली जाती है। और अगर इसके मूवमेंट की बात करें तो इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। जैसे एग्जांपल समझो, एल्बो को बेंड करना यानी कि फ्लेक्शन, और एल्बो को सीधा करना यानी कि एक्सटेंशन। इसी तरीके से जो आपके घुटने हैं उनका बेंड होना और स्ट्रेट होना, ये भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आपकी नेक को डाउन करना और ऊपर करना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये सारी की सारी मूवमेंट इसी ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड ही होती है। अब तीसरा और फाइनल एक्सिस आता है, सैजिटल एक्सिस। यह एक्सिस शरीर के फ्रंट से बैक की ओर जाता है। इसको इमेजिन करने का तरीका ये है कि आप ये मानो कि चेस्ट से बैक तक एक सीधी रोड डली हुई है, और इस एक्सिस के अराउंड कौन कौन सी मूवमेंट होती है वो समझो। इसके अराउंड एबडक्शन और एडक्शन होता है, यानी बॉडी पार्ट्स को साइड में ले जाना और वापस लेके आना। एग्जाम्पल समझो, जैसे आर्म्स को साइड में उठाना एबडक्शन, और आर्म्स को वापस लेके आना एडक्शन। लेग को साइड में ले जाना एबडक्शन, और वापस लेके आना एडक्शन। इसी तरीके से फिंगर्स को फैलाना और वापस लेके आना, ये हो गया एबडक्शन और एडक्शन, जो सैजिटल एक्सिस के अराउंड होता है। किसी भी मूवमेंट में अगर जो मूवमेंट है वो साइड टू साइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सैजिटल एक्सिस पर ही हो रही है। नेक्स्ट हम डायरेक्शनल टर्म्स को समझेंगे। डायरेक्शनल टर्म्स में से जो पहली दो टर्म है वो है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है शरीर के ऊपर की दिशा में, यानी कि आपके सिर की तरफ। और इंफीरियर का मतलब होता है शरीर के नीचे की ओर, यानी कि आपके पैरों की तरफ। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हेड इज सुपीरियर टू नेक, यानी कि आपका जो हेड है वो सुपीरियर है नेक की तुलना में। नेक से सुपीरियर है आपका हेड। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, और जैसे आपकी जो नेक है वो इंफीरियर टू योर हेड, तो आपके हेड की तुलना में आपकी जो नेक है वो इंफीरियर है, नीचे की ओर है। इसी तरीके से स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स। आपका जो स्टमक है वो आपके लंग्स की तुलना में इंफीरियर है, नीचे की ओर है, और आपके लंग्स है वो स्टमक की तुलना में सुपीरियर है। अब अगली जो टर्म है वो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा, जैसे चेस्ट, फेस, एब्डोमेन। और पोस्टीरियर मतलब बॉडी का बैक साइड,
जैसे कि आपकी स्पाइन और जैसे बटक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो द स्टर्नम, यानी कि जो आपकी जो ब्रेस्ट बोन है, छाती के बीच वाली ये वाली बोन है, तो द स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, यानी कि जो आपकी स्टर्नम है वो एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ है आपके हार्ट के। और इसी तरीके से द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, पोस्टीरियर यानी कि पीछे, यानी कि आपका हार्ट है वो आपके स्टर्नम के पीछे है, पोस्टीरियर साइड पे है। अब अगली टर्म्स है मेडियल और लेटरल। मेडियल का मतलब होता है आपके शरीर की मिड लाइन की तरफ है, और लेटरल का मतलब होता है शरीर की मिड लाइन से दूर। अगर हम ये माने कि ये आपके शरीर की मिड लाइन है, तो इस मिड लाइन के करीब जो ऑर्गन होंगे वो होंगे होंगे मेडियल, और जो इससे दूर होंगे वो होंगे लेटरल। जैसे नोज इज मेडियल टू द आईज, जो आपकी नोज है वो आईज की तुलना में क्या है, मिड लाइन के करीब है, तो नोज होगी मेडियल टू द आईज, आईज से मेडियल है ये। और अगर हम आईज की बात करें तो आईज आर लेटरल टू द नोज, वो नोज से लेटरल है यानी कि मिड लाइन से दूर है। तो जो आपके मिड लाइन से दूर है, जैसे कि आपके कान हो गए या फिर आपके ये हाथ हो गए, ये हो गए लेटरल साइड, और जो मिड लाइन के करीब होंगे वो होंगे मेडियल। नेक्स्ट टर्म है प्रोक्सिमल और डिस्टल। ये आर्म्स और लेग में ज़्यादा यूज होते हैं। प्रोक्सिमल यानी कि वह हिस्सा जो बॉडी के ट्रंक या कि फिर लिम्ब के ओरिजिन के ज़्यादा करीब हो, और डिस्टल यानी कि वह हिस्सा जो ओरिजिन से दूर हो। जैसे अगर इस लिम्ब की बात करें आपके हैंड की, आपके हैंड का ओरिजिन यहाँ पर है, तो आपके ओरिजिन की तरफ जो भी पॉइंट होगा उसको हम प्रोक्सिमल बोलेंगे, और जो इससे दूर होगा उसको हम डिस्टल बोलेंगे। वैसे ही अगर लेग की बात करें तो लेग का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ या इसके पास जो भी पॉइंट होगा उसको प्रोक्सिमल, और इससे दूर होगा उसको डिस्टल। जैसे एग्जांपल देखो, एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, यानी कि आपकी जो एल्बो है, ये आपकी एल्बो है, ये आपकी रिस्ट है, तो एल्बो जो है वो क्या है, वो प्रोक्सिमल है टू द रिस्ट, रिस्ट से प्रोक्सिमल है आपकी एल्बो। और जो आपकी रिस्ट है वो डिस्टल है आपकी एल्बो से, तो द रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो। इसी तरीके से फिंगर्स आर डिस्टल टू द रिस्ट, क्योंकि ये रिस्ट से ओरिजिन से दूर है, तो जो ओरिजिन से दूर होता है वो डिस्टल, जो ओरिजिन की तरफ होता है वो प्रोक्सिमल। अब अगली जो टर्म्स है वो है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है बॉडी सरफेस के पास, और डीप का मतलब होता है बॉडी सरफेस से अंदर की ओर गहराई में। एग्जाम्पल देखें तो जैसे स्किन इज सुपरफिशियल टू मसल, जो स्किन है वो सुपरफिशियल है मसल से, क्योंकि स्किन है वो ज़्यादा आपकी बॉडी सरफेस के पास है। और उसी तरीके से बोन्स आर डीप टू मसल, यानी कि बोन्स है वो मसल की तुलना में ज़्यादा डीप गहराई में है। तो दो टर्म्स होगी सुपरफिशियल और डीप। अगली टर्म्स आती है लेप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल की। देखिए कई बार हमें बॉडी के दो पार्ट्स को कंपेयर करना होता है, तब हम इन इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे लेप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल यानी कि अपोजिट साइड। एग्जाम्पल देखें तो राइट आर्म एंड राइट लेग, ये है लेप्सिलेटरल, और राइट आर्म और
लेफ्ट लेग, ये है कॉन्ट्रालेटरल। ये हो गए आपके कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड, और ये हो गए आपके लेप्सिलेटरल सेम साइड। इसके बाद जो टर्म है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो टर्म्स हैं ये खासकर होलो ऑर्गन्स उसमें यूज होते हैं। होलो यानी कि वे ऑर्गन जिनके अंदर खाली जगह कैविटी होती है, उनमें ये यूज होते हैं। जैसे इंटरनल का मतलब होता है पॉइंटिंग टूवर्ड इनसाइड, और एक्सटर्नल का मतलब होता है पॉइंटिंग टूवर्ड आउटसाइड। जैसे दो आर्टरीज होती है, कैरोटिड आर्टरी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो स्कल के अंदर एंटर करती है, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो स्कल के बाहर रहती है। अब क्योंकि वो स्कल के अंदर नहीं जाती, बाहर रहती है, इसलिए उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। और जो स्कल के अंदर जाती है इसलिए उसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। इसके बाद टर्म्स आती है डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, और वेंट्रल का मतलब होता है बॉडी का फ्रंट साइड। यह टर्म्स एनिमल में ज़्यादा यूज होती है, लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में भी ये काम आती है। तो अगर आपकी बॉडी का जैसे ये फ्रंट साइड है, इसको वेंट्रल कैविटी बोलेंगे, और ये बैक साइड है, इसको वेंट्रल कैविटी। मतलब पीछे की तरफ का अगर कुछ भी है तो वो डोर्सल, और आगे की तरफ कुछ है तो वह वेंट्रल। अगली टर्म्स आती है क्रेनियल और कॉडल। क्रेनियल यानी कि हेड की तरफ, और कॉडल यानी कि टेल की तरफ। ह्यूमंस में अगर बात करें तो यह सैक्रल रीजन की ओर होता है। जो कॉडल की बात करें तो सैक्रल रीजन की ओर। एम्ब्रियोलॉजी में स्ट्रक्चर्स को क्रेनियल टू कॉर्डियल एक्सिस पर डिस्क्राइब किया जाता है। जब बात हम एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो गर्भ या जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, उसकी बात करते हैं, तब वहाँ पर हम क्रेनियल और कॉडल टर्म्स को यूज करते हैं। अ, फटाफट से अगर हम समरी में देखें तो सुपीरियर यानी कि ऊपर, इन्फीरियर नीचे, एंटीरियर सामने, पोस्टीरियर पीछे, मेडियल मिड लाइन की ओर, लेटरल मिड लाइन से दूर, प्रॉक्सिमल यानी ओरिजिन के पास जैसे कि आपका शोल्डर, और डिस्टल यानी कि ओरिजिन से दूर, सुपरफिशियल यानी कि सतह पर, और डीप यानी कि अंदर की ओर, लेप्सिलेटरल सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एनाटॉमिकल मूवमेंट। ये टॉपिक जॉइंट्स, मसल्स और बायोमैकेनिक्स समझने का फाउंडेशन है। हर मूवमेंट किस एक्सिस और किस प्लेन में होती है यह भी ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा अगर हम इसको इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे तब। जैसे पहली मूवमेंट होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। देखिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये दो सबसे बेसिक मूवमेंट है। फ्लेक्शन का मतलब होता है जॉइंट एंगल का कम होना, यानी कि दो सेगमेंट को पास लेके आना, और एक्सटेंशन का मतलब होता है एंगल का बढ़ना, यानी कि जॉइंट को सीधा करना। देखिए, एल्बो को बेंड करना यानी कि फ्लेक्शन, और एल्बो को स्ट्रेट करना यानी कि एक्सटेंशन। यानी ये आपका एल्बो है, अगर आप इसको ऐसे बेंड करते हो यानी कि आपने एंगल को क्या किया, कम किया, तो ये हो गया फ्लेक्शन। और अगर आप इसको वापस से ऐसे स्ट्रेट कर देते हो तो ये हो गया एक्सटेंशन। इसी तरीके से नेक को आगे की ओर झुकाना, यानी कि अगर आपने नेक को ऐसे झुका दिया तो फ्लेक्शन, और वापस ऐसे स्ट्रेट कर लिया तो एक्सटेंशन। इसी तरीके से आपने अगर नी के इस एंगल को, यानी कि अगर आपने घुटने को मोड़ा है तो आपने क्या किया, फ्लेक्शन, यानी कि एंगल को कम किया। और अगर आपने इसको फिर से स्ट्रेट कर लिया, सीधा कर लिया,
तो आपका हो गया एक्सटेंशन। सिंपल वे में समझो तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन यानी कि फोल्ड, और एक्सटेंशन यानी कि एक्सपेंड। फोल्ड करना फ्लेक्शन और एक्सपेंड करना एक्सटेंशन। अब अगली जो मूवमेंट है वो साइड टू साइड होती है, जिसको एबडक्शन और एडक्शन बोलते हैं। एबडक्शन का मतलब है बॉडी की मिड लाइन से दूर लेके जाना, और एडक्शन का मतलब है वापस बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेके आना। देखिए एग्जांपल से समझो, जैसे अगर ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है और आप अपने हाथ को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, यानी कि आप अपने हाथ को बॉडी की मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हो, तब तो ये होगा एबडक्शन। और अगर आप वापस अपने हाथ को मिड लाइन की तरफ लेके आते हो तो ये हो जाएगा एडक्शन। यानी कि मिड लाइन से दूर लेकिन साइड टू साइड लेके जाना, ये हो गया एबडक्शन। और मिड लाइन की तरफ लेके आना, ये हो गया एडक्शन। इसी तरीके से फिंगर्स को फैलाना, ये हो गया एबडक्शन, और फिंगर्स को वापस लेके आना, ये हो गया एडक्शन। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है रोटेशन, यानी इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इसको मेडियल रोटेशन या कि फिर लेटरल रोटेशन भी बोलते हैं। रोटेशन एक सर्कुलर मूवमेंट है जो लॉन्ग एक्सिस के अराउंड होती है। इंटरनल या कि फिर मेडियल रोटेशन यानी कि लिम्ब जो है वो अंदर की तरफ अगर घूमते हैं तब। और एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन यानी अगर लिम्ब बाहर की तरफ घूमे तब। जैसे इसमें देखो कि इंटरनल और या कि फिर मेडियल रोटेशन की बात करें तो लिम्ब अंदर की तरफ घूमते हैं, जैसे कि हाथ को अंदर की तरफ रोटेट करना, इसको बोलेंगे इंटरनल या कि फिर मेडियल रोटेशन। और अगर लिम्ब बाहर की तरफ घूमे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो शोल्डर जॉइंट का अंदर या बाहर की तरफ घूमना, जैसे ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर हो गया, इसको इस तरफ घुमाना, ये हो गया इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ। और इसको इस तरफ घुमाना, ये हो गया बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन। अब सरकमडक्शन मूवमेंट की बात करते हैं। सरकमडक्शन एक कंबाइंड मूवमेंट है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन सब शामिल होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है अगर हम किसी भी पार्ट को मूव कराते हैं। जैसे इस हाथ से अगर हम एक सर्कुलर मूवमेंट करवाएं तो इसको बोलेंगे सरकमडक्शन। इसके अंदर आपका एडक्शन भी हो रहा है और एबडक्शन भी हो रहा है। यह मूवमेंट शोल्डर और हिप जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाथ को ऐसे घुमाना। अब अगली मूवमेंट आती है प्रोनेशन और सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब है अगर आपकी पाम ऊपर की तरफ है तो सुपिनेशन, और अगर आपकी पाम नीचे की तरफ है तो प्रोनेशन।
देखिए, हमारी फोरआर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। सुपिनेशन में ये पैरेलल रहती है और प्रोनेशन में रेडियस अल्ना के ऊपर क्रॉस हो जाती है। तो ये जो सुपिनेशन पोजीशन है, ये आइडल पोजीशन होती है क्योंकि इसमें दोनों बोन्स पैरेलल होती है। और प्रोनेशन यानी कि आपकी पाम फेसिंग डाउन, ये इम्प्रॉपर पोजीशन है क्योंकि इसमें दोनों बोन्स क्रॉस हो जाती है। अब हम पैरों के मूवमेंट समझेंगे, इन्वर्जन और अवर्जन। इन्वर्जन का मतलब है आपके फुट का सोल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होना, और इवर्जन का मतलब है सोल बाहर की तरफ मुड़ना। जैसे ये आपके पैर का सोल है, ये इसको मिड लाइन मान लेते हैं। अगर ये ऐसे बाहर की तरफ मुड़ता है तो इसको बोलेंगे इवर्जन, और अगर ये अंदर की तरफ मुड़ता है तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। नेक्स्ट मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। ये दोनों मूवमेंट खास तौर पर एंकल के लिए होती है। डोर्सिफ्लेक्शन यानी कि टोज का ऊपर की तरफ उठना, और प्लैंटर फ्लेक्शन यानी कि टोज का नीचे की तरफ पॉइंट करना। जैसे अगर हम इसको मेन पॉइंट मानते हैं जहाँ से मूवमेंट होती है, तो इस तरफ जाना यानी कि डोर्सिफ्लेक्शन, और बिल्कुल स्ट्रेट वापस लेके आना यानी कि प्लैंटर फ्लेक्शन। यानी कि टोज अगर ऊपर उठे तो डोर्सिफ्लेक्शन, और अगर नीचे की तरफ जाए तो प्लैंटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन यानी ऊपर उठना, और डिप्रेशन यानी कि नीचे लेके जाना। शोल्डर्स को ऊपर की ओर श्रंक करना यानी कि एलिवेशन, और उन्हें नीचे रिलैक्स करना यानी कि डिप्रेशन। इसी तरीके से जो को ऊपर बंद करना एलिवेशन, और मुंह को खोलना यानी कि डिप्रेशन। नेक्स्ट मूवमेंट है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन यानी कि बॉडी पार्ट को आगे की तरफ लेके जाना, रिट्रैक्शन यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना। प्रोट्रैक्शन यानी कि स्कैपुला फॉरवर्ड या चिन फॉरवर्ड। जैसे अगर हम अपनी चिन को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये हो गया प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल, और रिट्रैक्शन यानी कि चिन को वापस पीछे की ओर लेके जाना, तो ये है रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। इसी तरीके से शोल्डर का प्रोटेक्शन और शोल्डर का रिट्रैक्शन, स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन और स्कैपुला का रिट्रैक्शन। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है ऑपोजिशन और रिपोजिशन। ऑपोजिशन यानी कि थंब को किसी भी फिंगर से टच करना, और रिपोजिशन यानी कि थंब को वापस अपनी नेचुरल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आना। जैसे ये है ऑपोजिशन, थंब को किसी भी फिंगर से टच करना, और ये है रिपोजिशन यानी अपने थंब को वापस रियल पोजीशन में लेके आना। इसको समराइज करते हैं सबको। फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग, एबडक्शन और एडक्शन यानी कि साइड टू साइड मूवमेंट, रोटेशन यानी कि किसी भी एक्सिस के अराउंड घूमना, सरकमडक्शन यानी कि एक बड़ा सा सर्कल बनाना, प्रोनेशन और सुपिनेशन यानी कि आपके जो पाम है उसकी ओरिएंटेशन कि सामने की तरफ है या पीछे की तरफ। इन्वर्जन और एवर्जन यानी कि आपके पैरों की मूवमेंट, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन
यानी कि आपके जो एंकल है, टखना है, उसकी मूवमेंट। एलिवेशन और डिप्रेशन यानी कि ऊपर उठाना और नीचे करना। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन यानी कि आगे पीछे, जैसे हमने चिन की मूवमेंट समझी थी। ऑपोजिशन या रिपोजिशन यानी कि थंब की मूवमेंट। इसके साथ अपना ये एनाटॉमिकल टर्म्स वाला चैप्टर पूरा होता है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।